हेलो बच्चा पार्टी। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपने स्टडी में हमेशा व्यस्त होंगे और अपने माता पिता का हमेशा सेवा करते होंगे। आज का वीडियो क्लास 12th वाले स्टूडेंट के लिए काफ़ी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इसमें हम आज बताएंगे कि टाइम एंड टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। इसमें ट्रांसलेशन के साथ साथ ग्रामर का सेक्शन भी पढ़ाएंगे, जिससे कि भरपूर मात्रा में प्रत्येक साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी साल ऐसा नहीं होगा जिससे कि पाँच से चार क्वेश्चन टाइम एंड टेंस से नहीं पूछा जाता है। तो ऐसे करें अंग्रेजी की तैयारी 100 में से 100 नंबर की। अब की बार 90% प्लस पार। आपसे अनुरोध है कि वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। इसमें हम आज पढ़ाएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं किसको? यह टाइम एंड टेंस का दूसरा वीडियो है। तो चलिए टाइम का बिना इन्वेस्ट करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हमें पढ़ना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं किसको? क्योंकि किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि किसको कहा जाता है, ये है क्या। तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान देखते हैं। क्या देखते हैं कि पहचान। इसको पहचानेंगे कैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही वाक्य है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इसका पहचान यही है कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ। जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ इत्यादि रहे तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहा जाता है। जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि लगा हुआ रहे तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य कहा जाता है। मतलब इसका बनाने का नियम क्या होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बनाने का नियम क्या होता है, इसको बनाएंगे कैसे। बनाने का नियम कहने का मतलब हुआ कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सबसे पहले होता है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका बनाने का नियम होता है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। उदाहरण से हम देखते हैं कि मैं आम खाता हूँ, मैं आम खाता हूँ। तो सबसे पहले इसको पहचानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है या नहीं। तो इसको पहचानने के लिए सबसे पहले अंत में जाना है। अंत में क्या है? ता है, ता हूँ, ता हूँ। तो यहाँ पे हम लिखाएं कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ता हूँ इत्यादि लगा हुआ रहे तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहा जाता है। तो यहाँ पे स्पष्ट हो गया कि वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो जब स्पष्ट हो गया तो सबसे पहले हम जाएंगे इसका बनाने का नियम क्या होता है। तो इसका बनाने का नियम होता है कि सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्या देना है? सब्जेक्ट देना है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है कैसे पता करेंगे? सब्जेक्ट पता करने के लिए इसको एक बार पढ़ते हैं, इस सेंटेंस को एक बार पढ़ेंगे कि मैं आम खाता हूँ। तो कौन आम खाता है, इसे क्वेश्चन करना है कि मैं आम खाता हूँ। तो इसे क्वेश्चन करना है कि कौन आम खाता है। तो जो रिप्लाई आए, जो आंसर आए वही हो गया सब्जेक्ट। तो कौन आम खाता है? तो मैं आम खाता हूँ। तो मैं क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। तो मैं का अंग्रेज होता है आई, और आई हो गया तो मैं का हो दे दिया आई। उसके बाद क्या देना है? V1 देना है। तो इसमें कौन सा काम हो रहा है? तो मैं आम खाता हूँ, मतलब खाने का काम हो रहा है। तो खाना का होता है इट, और उसके बाद लास्ट में क्या देना? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट है आम, तो हो गया ए मैंगो। उसके बाद वह किताब पढ़ती है। तो वह किताब पढ़ती, इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया? तो क्वेश्चन करना है कि कौन किताब पढ़ती है। आंसर आया हुआ, तो वह क्या हो गया? सब्जेक्ट। वह का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? सी, क्योंकि यह स्त्री के लिए है। ती है, पढ़ती है, मतलब कोई पुरुष के लिए तो नहीं है। पुरुष के लिए रहता तो हो जाता ही, लेकिन स्त्री के लिए ये हो जाएगा सी। तो सी हो गया। उसके बाद क्या देना है? V1 देना है। तो V1 यहाँ पे क्या हुआ? किताब पढ़ती है। तो किसका काम हो रहा है? पढ़ने का काम हो रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा रीड्स अ बुक। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि यहाँ पे सी के साथ मतलब रीड्स कैसे हो गया? यहाँ रीड होना चाहिए लेकिन रीड्स कैसे हो गया? तो चलिए स्टार्ट बताते हैं। नोट, यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहे तो वर्ब के साथ एस या ईएस लगता है। यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहे तो वर्ब के साथ एस या ईएस लगता है। यहाँ सीधा सा देखना कि यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहे तो वर्ब के साथ एस या ईएस लगता है। अब हम जानेंगे कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है क्या, तभी तो हम लगाएंगे वर्ब के साथ एस या ईएस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप सब पर्सन के बारे में कहीं पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। हम लोग जानते हैं कि पर्सन 3 होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। पर्सन 3 होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन,
थर्ड पर्सन, उसमें हम जानते हैं भी नंबर भी क्या होता है, दो होता है, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। तो इसको देखना है कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में आई, प्लूरल नंबर में बी, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में आई, प्लूरल नंबर में बी, फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर में यू, प्लूरल नंबर में यू, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, सी, इट, दिस, दैट और एक नाम, और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में दे और एक से अधिक नाम आता है। इसको याद करना क्योंकि यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि इसमें हमको मतलब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में होता है आई, प्लूरल नंबर में होता है बी, सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर में यू, प्लूरल नंबर में होता है यू, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ही, सी, इट, दिस, दैट और एक नाम, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में दे और एक से अधिक नाम। तो हम बताएं कि यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहे तो वर्ब के साथ एस या ईएस लगाएंगे। तो हमारा सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, मतलब ई सब में से यदि कोई भी सब्जेक्ट हो तो वर्ब के साथ हमें हमेशा एस या ईएस का यूज करेंगे। तो यहाँ पे बताए थे कि यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहे तो वर्ब के साथ हमेशा एस या ईएस लगते हैं। तो यहाँ पे क्या है, वह का अंग्रेजी हो जाएगा सी, और सी हम लोग जानते हैं कि सी जो है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए वर्ब के साथ एस लगा दिए। ईएस कब लगेगा, जब लास्ट वाला ई जो है यदि वोवेल रहे यहाँ पे ईएस लग जाता है, लेकिन यहाँ पे लास्ट वाला जो है कॉन्सोनेंट है इसलिए एस लगेगा। उसके बाद बात करते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस तो नेगेटिव सेंटेंस का सीधा सा मतलब होता है कि उसमें नहीं लगा हुआ रहेगा। तो इसका बनाने का नियम जो होता है वो स्ट्रक्चर होता है कि सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे दो नया चीज़ आया कि डू और डज क्या होता है। तो डू और डज कुछ नहीं होता, बस आपको इसे आप आसानी से समझिए। यहाँ पे देखना है कि यदि सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन एवं थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर हो तो उसके साथ डू लगता है। डू का प्रयोग तब करेंगे जब सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है तो उसके साथ डू लगता है, और यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो तो उसके साथ डज लगता है। यदि सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर हो तो उसके साथ डू लगता है, और यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो तो उसके साथ हमेशा डज लगाएंगे। यहाँ पे बात समझ में आ गया कि डू और डज का प्रयोग कहाँ करना है। फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर रहे तो डू लगता है, और सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर रहे तो वहाँ पे डज लगता है। सीधा सा समझना है कि सिर्फ यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहे तो पर्सन वाला चार्ट में देखते हैं कि सी जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। सी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, और हम यहाँ बताए हैं कि यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो तो उसके साथ डज लगता है। सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो तो उसके साथ क्या लगता है, डज। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, सी डज, उसके बाद क्या देना है, नोट, और उसके बाद लास्ट में क्या बच, यहाँ पे कौन सा काम हो रहा है, पढ़ने का काम हो रहा है, तो पढ़ना का होता है रीड अ बुक। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कहने का मतलब सीधा सा हो गया कि उसके शुरू में जो होगा ना, स्टार्ट में होगा क्या लगा हुआ रहेगा। जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा वो क्या से शुरू होगा, तो सीधा सा हमें पकड़ लेना हुआ क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, बनाने का नियम होता है, उसमें देखते हैं कि क्या होता है। कि सबसे पहले इसमें देना है डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। इस शुरू में क्या मैं आम खाता हूँ, तो सबसे पहले इसको पहचानना है कि वह कौन सा सेंटेंस है, किस टेंस का वाक्य है। तो लास्ट में क्या है, ताहूँ का मतलब हो गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। उसके बाद यहाँ पे जाते हैं शुरू में लगा हुआ है क्या का सीधा सा मतलब हुआ कि यह इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला सेंटेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो है वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसीलिए है क्योंकि इसके शुरू में क्या लगा हुआ है। उसके बाद आप क्या करना है कि हमको इसको बनाना, ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहले क्या देना है, सबसे पहले देना है कि डू और डज लगाना है।
क्या लगाना है, डू और डज, लेकिन किसके अनुसार लगाएंगे, सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। तो इसलिए डू और डज लगाने से पहले हम पहचानेंगे कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट इसको एक बार पढ़ेंगे, सब्जेक्ट पहचानने का यही तरीका है कि उसको एक बार रीड करना है, उसके बाद देखना है, उससे क्वेश्चन करना है कि जो रिप्लाई आता है वही क्या हो गया, सेंटेंस हो गया, सब्जेक्ट हो गया। क्या मैं आम खाता हूँ, क्या मैं आम खाता हूँ, तो कौन आम खाता है, मैं, तो मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट। और मैं का अंग्रेजी हम लोग जानते हैं कि आई होता है, और आई के साथ हमेशा डू लगता है। क्या करना है, इसमें डू और डज दोनों में से कोई एक लगाना है, लेकिन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। लेकिन हमारे पास यहाँ सब्जेक्ट क्या है, आई है, तो आई का आई के साथ क्या लगता है, डू लगता है, क्योंकि आई जो है फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन के साथ हमेशा हम लोग यूज करते हैं डू। तो डू, और उसके बाद क्या देना है, उसके बाद देना है कि सब्जेक्ट देना है, सब्जेक्ट देना है कि सब्जेक्ट इसमें क्या था, डू आई, उसके बाद V1 देना है, V1 देना है। V1 क्या हो गया, V1 का मतलब हो गया वर्ब का पहला रूप, डू आई मतलब इसमें कौन सा काम हो रहा है, तो मैं आम खाता हूँ, तो खाने का काम हो रहा है, तो डू आई ईट। उसके बाद मैं क्या खाता हूँ, आम, ऑब्जेक्ट क्या है, तो ए मैंगो। उसके बाद क्या है, क्या वह किताब पढ़ती है, क्या हुआ, किताब पढ़ती है। तो उसी तरह लास्ट में जाना है ती है, ती है, इसका मतलब हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। शुरू में जाते हैं क्या लगा हुआ है, क्या, तो क्या का मतलब हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और हम लोग जानते हैं कि इसका जो बनाने का नियम होता है कि डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इसका सबसे पहले इसको हम पढ़ेंगे कि क्या वह किताब पढ़ती है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह, तो वह का अंग्रेजी हो गया सी, और सी के साथ हमेशा क्या करना है, डज का यूज करते हैं, क्योंकि सी जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, और हम लोग हमेशा जानते हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हमेशा डज का प्रयोग होता है। तो डज, उसके बाद क्या देना है, सब्जेक्ट देना है, डू और डज के बाद क्या देना है, सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट है सी, तो हो गया डज सी। उसके बाद देना है V1, तो V1 हो गया इसमें रीड, कौन सा काम हो रहा है, पढ़ने का, तो हो गया रीड। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट मतलब क्या पढ़ रहा है, तो ये बुक। उसके बाद आता है कि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं किसको, मतलब इंट्रोगेटिव का मतलब सीधा सा हो गया कि इसमें शुरू में लगा हुआ रहेगा क्या, शुरू में लगा हुआ रहेगा क्या, और नेगेटिव का मतलब हो गया कि उसमें नहीं लगा हुआ रहेगा, मतलब वैसा सेंटेंस जिसमें क्या और नहीं दोनों लगा हुआ रहे, तो उसे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंट्रोगेटिव का मतलब सीधा समझना, इसको तोड़ के समझना कि इंट्रोगेटिव का मतलब हम लोग जानते हैं कि उसके स्टार्ट में क्या लगा हुआ रहेगा, और नेगेटिव का मतलब तो ही होता है नहीं, मतलब कि नोट लगा हुआ रहे, उसी को बोलते हैं कि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, मतलब उसमें क्या और नहीं दोनों लगा हुआ रहेगा। तो इसका स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, बनाने का नियम होता है, उस पर देखते हैं कि सबसे पहले होता है डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले डू और डज देना है, उसके बाद सब्जेक्ट देना है, उसके बाद नोट देना है, उसके बाद V1 देना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट देना है, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह दे देना है। चलिए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल है कि क्या मैं आम नहीं खाता हूँ, क्या मैं आम नहीं खाता हूँ। तो सबसे पहले इस सेंटेंस को पहचानना है, पहचानने के लिए हम आपको बता दिए हैं कि अंत में जाना है। अंत में क्या है, ताहूँ। ताहूँ का सीधा सा मतलब हो गया कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य। उसके बाद बीच में जाता है, मिल गया क्या, नहीं। नहीं का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव। और शुरू में क्या मिल गया, क्या। क्या का मतलब क्या हो गया, इंट्रोगेटिव। मतलब इसमें इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों वाला है, मतलब इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस का वाक्य। जब हमको पता चल जाए कि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का सेंटेंस है, तो सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर पे जाना कि स्ट्रक्चर क्या होता है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इसका स्ट्रक्चर होता है कि डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। तो सबसे पहले क्या देना है, डू और डज देना है। लेकिन किसके अनुसार हम डू और डज देंगे, कैसे पता करेंगे कि डू या डज लगेगा। सबसे पहले उसमें देखेंगे सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट देखने के लिए उसको एक बार रीड करना कि क्या मैं आम नहीं खाता हूँ। तो इससे प्रश्न करना कि कौन आम नहीं खाता है। आंसर आया मैं, तो मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो मैं के साथ हमेशा क्या लगता है, डू लगता है, क्योंकि मैं जो है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हमेशा डू का प्रयोग होता है। तो डू, और उसके बाद क्या देना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हो गया आई। उसके बाद आंख मूंद करके क्या देना है, नोट। यहाँ पे हो गया नोट। उसके बाद क्या देना है, V1 देना है, मतलब कौन सा काम हो रहा है। तो इसमें तो मैं आम खाता हूँ, क्या करता हूँ, मैं आम को खाता हूँ। तो खाने का काम हो रहा है, तो खाना का अंग्रेजी क्या होता है, ईट। तो हो गया
डू आई नॉट ईट, और लास्ट में क्या देना है, ऑब्जेक्ट देना है। तो ऑब्जेक्ट मतलब मैं क्या खाता हूँ, तो हो गया मैं आम खाता हूँ, तो आम का हो गया ए मैंगो, और लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क दे देना है। उसके बाद बात करते हैं कि क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस क्या होता है। क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस, तो क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस किसको कहते हैं, तो क्वेश्चन वर्ड का मतलब हो गया कि क्वेश्चन वैसा वर्ड जिससे क्वेश्चन पूछा जाए। जैसे हो गया वाई हो गया, वाट हो गया, वेन हो गया, वेयर हो गया, मतलब क्या, कब, कहाँ, कैसे, इस सब में से कोई भी सेंटेंस के अंदर यदि उपस्थित हो तो उसको क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस कहते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस जो होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब बनाने का नियम क्या होता है। तो उसके स्ट्रक्चर की बात किया जाता है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड देंगे, उसके बाद डू और डज दोनों में से कोई एक लगाएंगे, उसके बाद क्या देंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या देंगे, V1 और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस रहे तो उसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड देना, उसके बाद डू और डज दोनों में से कोई एक लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V1 और उसके बाद ऑब्जेक्ट और प्लस में क्या देना है। जैसे ही हम इस सेंटेंस में कैसे को इंक्लूड करते हैं तो इससे क्वेश्चन क्रिएट हो जाता है। जैसे वह किताब कैसे पढ़ती है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि वह किताब कैसे पढ़ती है, तो कैसे जो है क्वेश्चन क्रिएट कर रहा है, तो इसी को बोलेंगे क्वेश्चन वर्ड। जब सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड लगा हुआ है तो उससे सीधा सा स्पष्ट होता है कि वह क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस है। और क्वेश्चन वर्ड का बनाने का नियम होता है कि सब क्वेश्चन वर्ड देना है, उसके बाद डू और डज देना है, उसके बाद सब्जेक्ट देना है, उसके बाद V1 देना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट देना है, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह देना है। तो सबसे पहले क्या देना है, क्वेश्चन वर्ड देना है। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, कैसे, कैसे का हो गया हाउ, HOW हाउ, हाउ का मतलब हो जाता है कैसे। उसके बाद डू और डज दोनों में से कोई एक यूज करना है, लेकिन कब यूज करेंगे, जब हमें सब्जेक्ट पता होगा। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट पता करने के लिए इसको एक बार रीड करेंगे, वह किताब कैसे पढ़ती है, तो कौन किताब कैसे पढ़ती है, वह। आंसर क्या आया, वह क्या हो गया, सब्जेक्ट, तो वह का हो जाएगा सी। वह का अंग्रेजी हम लोग जानते हैं सी, और सी जो है हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हमेशा डज लगता है। तो वाई और डू और डज में से हो जाएगा डज, तो वाई डज, उसके बाद क्या देना है, सब्जेक्ट इसमें सी, उसके बाद देना है V1 कौन सा काम हो रहा है, पढ़ने का काम रहता है रीड, उसके बाद देना ऑब्जेक्ट क्या है, क्या पढ़ रही है, किताब, तो हो जाएगा आ बुक, और लास्ट में क्या देना, क्वेश्चन मार्क। अब उसी तरह से बात करते हैं कि क्वेश्चन वर्ड प्लस नेगेटिव सेंटेंस। जिस तरह से हम बात किए थे कि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, इसी में आ जाएगा क्वेश्चन वर्ड प्लस नेगेटिव सेंटेंस। क्वेश्चन वर्ड प्लस नेगेटिव सेंटेंस का सीधा सा मतलब होता है कि क्वेश्चन वर्ड का मतलब आप समझते हैं कि वैसा वर्ड जो सेंटेंस में इंक्लूड होते ही क्वेश्चन क्रिएट कर दे। मतलब क्वेश्चन वर्ड तो रहेगा लेकिन उसके साथ साथ क्या लगा हुआ रहेगा, निगेटिव का मतलब क्या हो गया, नहीं। क्वेश्चन वर्ड का मतलब तो हो गया, क्वेश्चन वर्ड मतलब प्रश्नात्मक शब्द, और निगेटिव का मतलब हो गया नहीं। मतलब वैसा सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन वर्ड और नहीं दोनों लगा हुआ रहेगा उसे क्वेश्चन वर्ड प्लस नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, बनाने का नियम क्या होता है, तो बनाने का नियम की बात किया जाए, जिस तरह से क्वेश्चन वर्ड में क्वेश्चन वर्ड को आगे कर देते हैं, तो यहाँ पे भी करेंगे कि क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आगे करेंगे, प्लस में फिर डू और डज दोनों में से कोई एक लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो सबसे पहले इसके उदाहरण के द्वारा हम बात कर लेते हैं। तो मैं आम क्यों नहीं खाता हूँ, तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, नहीं का मतलब हो गया निगेटिव, और क्यों का मतलब क्या हो गया, क्वेश्चन वर्ड, मतलब निगेटिव क्वेश्चन वर्ड प्लस निगेटिव सेंटेंस है। तो क्वेश्चन वर्ड प्लस निगेटिव सेंटेंस का बनाने का नियम हम लोग जानते हैं कि क्वेश्चन वर्ड प्लस डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। तो सबसे पहले क्या देना है, क्वेश्चन वर्ड। तो इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों का अंग्रेजी होता है वाई, WHY, वाई का मतलब हो गया क्यों। उसके बाद क्या देना है, डू और डज दोनों में से कोई एक ही लगाना है, लेकिन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं आम क्यों नहीं खाता हूँ, तो कौन आम क्यों नहीं खाता है, तो मैं, तो जो आंसर आया वही ना सब्जेक्ट हुआ। तो यहाँ पे हो जाएगा मैं का अंग्रेजी हो गया आई, तो आई के साथ हमेशा लगता है डू, क्योंकि आई जो है फर्स्ट पर्सन है, इसलिए फर्स्ट पर्सन के साथ क्या लगता है, डू। तो वाई और डू और डज में से हो जाएगा डू, उसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा आई, उसके बाद आंख मूंद के देना है नोट देना, उसके बाद V1 मतलब कौन सा काम हो रहा है, तो मैं आम क्यों नहीं खाता हूँ, तो खाना का हो जाएगा ईट, उसके बाद देना ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा मैंगो, और लास्ट में देना है क्वेश्चन मार्क। अब तक हमने जो भी पढ़ा ट्रांसलेशन से संबंधित था, कि मतलब उससे पता चलेगा कि ट्रांसलेशन कैसे बनाना है। लेकिन ग्रामर के मतलब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो ऑब्जेक्टिव, जो क्लास 12
बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में जिसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसे क्या ट्रांसलेशन पूछे जाएंगे? नहीं, उसे ग्रामर के सेक्शन से पूछे जाते हैं, मतलब टाइम एंड टेंस से पूछे जाते हैं। तो आज हम चलिए आप ग्रामर के इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। ग्रामर के इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि ग्रामर का मतलब कैसे पता करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ग्रामर का इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है। द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ग्रामर के अनुसार हम देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत हम वर्तमान के विभिन्न प्रकार के कार्यों को रखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत हम वर्तमान के विभिन्न कार्यों को रखते हैं। सबसे पहले क्या हो गया कि प्रेजेंट रूटीन। क्या हो गया? प्रेजेंट रूटीन। प्रेजेंट का मतलब हो गया वर्तमान, और रूटीन का मतलब हम तो जानते हैं प्रेजेंट रूटीन एक्शन। मतलब प्रेजेंट का मतलब तो हो गया वर्तमान, और रूटीन का मतलब जानते हैं एक्शन का मतलब हो गया कार्य। तो प्रेजेंट रूटीन एक्शन जो होता है वह दो होता है। पहले रेगुलर एक्शन, और दूसरा क्या होता है? इरेगुलर एक्शन। रेगुलर का मतलब हो गया नियमित कार्य, इरेगुलर का मतलब हो गया अनियमित कार्य। तो मतलब रेगुलर एक्शन की बात करते हैं। रेगुलर एक्शन में देखते हैं, रेगुलर एक्शन का मतलब हो गया नियमित कार्य, मतलब वैसा कार्य जो हम रेगुलर करते हैं, नियमित करते हैं, कि मतलब प्रत्येक दिन उसको करते हैं, डेली उसको करते हैं। तो इसमें देखते हैं कि आई कम हेयर डेली। आई कम हेयर डेली। मैं यहाँ प्रत्येक दिन आता हूँ। इससे मतलब ये क्या हो गया? रेगुलर एक्शन हो गया। क्या हो गया? रेगुलर एक्शन। तो इसको हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया? आई के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट देना है, मतलब सब्जेक्ट के बाद क्या देना है? V1 देना है। तो आई के हो गया, और उसके बाद कौन सा काम हो रहा है? आने का। तो हो गया कम हेयर डेली। उसके बाद क्या होगा? इरेगुलर एक्शन। इरेगुलर एक्शन का मतलब सीधा सा हो गया कि अनियमित कार्य, मतलब वैसा काम जो हम लोग प्रत्येक दिन नहीं करते हैं, वो कभी कभी हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? इरेगुलर एक्शन, मतलब अनियमित कार्य। से अर्थक्वेक कम इन जापान। अर्थक्वेक कम इन जापान। तो अर्थक्वेक जो है कि प्रत्येक दिन जापान में आता है? नहीं, अर्थक्वेक मतलब हो गया भूकंप तो प्रत्येक दिन नहीं आता है, कभी कभी आता है। तो मतलब वो क्या हो गया? अनियमित एक्शन। उसके बाद क्या है? हैबिट्स, मतलब कोई भी आदत हो गया, उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत रखेंगे। हमारे से हो गया ही स्मोक्स, मतलब वह क्या है? वह सिगरेट पीता है या पीता है, जो भी हो गया। हैबिट में क्या होता है? ही स्मोक्स, ही ड्रिंक्स। इस तरह से जो भी हमारा हैबिट है उसके साथ उसको हम किस में रखेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखेंगे। उसके बाद क्या गया? यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब सार्वभौमिक सत्य। जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ होगा उसके साथ हमेशा यूनिवर्सल ट्रूथ का हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट। द सन राइजेस इन द ईस्ट मतलब सूर्य पूर्व में उगता है। तो यहाँ पे क्या हो गया? द सन राइजेस इन द ईस्ट। यहाँ पे एस इसलिए लग गया क्योंकि यहाँ पे क्या है? द सन जो है वह थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। सन तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है, तो हम लोग जानते हैं कि वर्ब के साथ एस या एस लगाते हैं। यहाँ पे राइज हो जाएगा, राइज जो पहला हो जाएगा क्या? ई, तो ये ई का हटा को ई एस यहाँ पे लगा देंगे। उसके बाद क्या आता है कि आदि न्यूज़पेपर के हेडलाइंस। क्या? न्यूज़पेपर के हेडलाइंस और स्पोर्ट्स के कमेंट्री। न्यूज़पेपर के हेडलाइंस और स्पोर्ट्स के कमेंट। दूसरा पॉइंट की बात किया जाता है, इसमें हम देखते हैं कि न्यूज़पेपर के हेडलाइंस। क्या? न्यूज़पेपर के हेडलाइंस और स्पोर्ट्स के कमेंट्री। न्यूज़पेपर के हेडलाइंस और स्पोर्ट्स के कमेंट्री भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखा जाता है। न्यूज़पेपर के यदि हेडलाइंस आ जाए या कोई भी स्पोर्ट्स के कमेंट्री आ जाए तो उसको हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। तो इसको एग्जांपल के द्वारा हम समझते हैं। इससे हो गया एक नंबर में कि पीएम सिंग्स डील, मतलब पीएम जो है सिंग्स डील। तो पीएम के बारे में जो भी स्टेटमेंट कहा जाएगा वो न्यूज़पेपर के हेडलाइंस की तरह ही होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया? एस लग गया,
मतलब V1 या V5 का यूज हो गया, और V1 और V5 का यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होता है। उसके बाद क्या आ गया, विराट स्ट्राइक्स द बॉल एंड ऑफ इट गोज अक्रॉस द बाउंड्री। तो यहाँ पे क्या हो गया, मतलब ये क्या, इसको पढ़ने से सीधा सा स्पष्ट होता है कि वह किसी स्पोर्ट्स का कमेंट्री है। मतलब स्पोर्ट्स किसी का, क्या, क्रिकेट का कमेंट्री है। विराट कोहली का बात इसमें क्या आ जाएगा, क्रिकेट में क्या आ जाएगा। तो क्रिकेट का जब कमेंट्री है तो इसमें क्या वर्ब है, तो वर्ब में हमेशा V1 या V5 का यूज होगा। V1 या V5 का यूज होगा। V5 का यूज कब होगा, जब लास्ट वाला वोवेल रहेगा तो वहाँ पे ES लग जाएगा, और लास्ट वाला यदि कॉन्सोनेंट रहेगा तो V1 मतलब जो रहेगा वही लिख देंगे। उसके बाद तीसरा और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं कि वैसा काम जो भविष्य में होगा, वैसा काम जो भविष्य में होगा लेकिन उसकी घोषणा किसी कार्यालय से किया जाता है। वैसा काम जो भविष्य में होगा लेकिन उसकी घोषणा किसी कार्यालय से किया जाता है तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखा जाता है। मतलब वैसा काम जो भविष्य में होगा लेकिन उसकी घोषणा किसी कार्यालय से किया जाता है तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत रखते हैं। मतलब वैसा काम जो भविष्य में होगा लेकिन उसकी जो घोषणा होती है वह किसी कार्यालय से किया जाता है तो उसे हमेशा हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत रखते हैं। तो एग्जाम्पल से स्पष्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल में क्या है कि नया बैच 5 अक्टूबर को शुरू होगा, तो नया बैच 5 अक्टूबर को शुरू होगा, तो ये तो क्या ऑफिशियल अनाउंसमेंट है। मतलब ये तो नया बैच जो क्या 5 अक्टूबर को शुरू होगा, तो 5 अक्टूबर क्या है, भविष्य की बात कर रहा है, लेकिन इसकी घोषणा जो किया जा रहा है, इसको बोला जो जा रहा है वह किसी ऑफिस से बोला जा रहा होगा। नया बैच का मतलब क्या हो गया, कोई कोचिंग क्लास में, कोई ऑफिस से, मतलब कोई कोचिंग क्लास में कोई बैच स्टार्ट होने वाला है, वो कितना से स्टार्ट होगा, 5 अक्टूबर। तो यहाँ क्या ऑफिशियल अनाउंसमेंट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नया बैच का हो जाएगा न्यू बैच। उसके बाद क्या शुरू होना, तो शुरू होना का हो जाएगा क्या स्टार्ट के साथ क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे, क्योंकि न्यू बैच जो है 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो न्यू बैच स्टार्ट्स 5 अक्टूबर। उसके बाद क्या है, द प्राइम मिनिस्टर लीव्स फॉर चाइना नेक्स्ट वीक। क्या है, द प्राइम मिनिस्टर लीव्स फॉर चाइना नेक्स्ट वीक। मतलब यहाँ पे सीधा सा हो गया कि प्राइम मिनिस्टर के बारे में, जो भी प्राइम मिनिस्टर तो मतलब नेक्स्ट वीक जाएंगे, पटना छोड़ेंगे, तो प्राइम मिनिस्टर जो भी काम होगा वो भविष्य में होगा लेकिन उसकी घोषणा किसी कार्यालय से ही किया जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री के बारे में जो भी बात किया जाता है वह किसी कार्यालय से ही किया जाता है। इसलिए हमेशा इसमें किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कहने का मतलब हो गया कि वर्ब के साथ हमेशा V1 या V5 लगाएंगे। तो चलिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जितना भी थ्योरी था आज खत्म हो गया। अब बात करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का थ्योरी, मतलब जितना भी हम पढ़ें उससे क्वेश्चन पूछा जाता है या नहीं पूछा जाता है। तो हमने क्वेश्चन बैंक किया, पिछले साल के जो भी प्रश्न पूछे गए तो उससे हम क्वेश्चन इकट्ठा किए। उसमें देखिए 2021 में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि हिज ऑनेस्टी एंड फेथफुलनेस खाली स्थान अनइक्वेशन, मतलब सीधा सा समझ, अनइक्वेशेबल, मतलब इसमें क्या भराएगा, यहाँ पे क्या भराएगा, इज भराएगा या हैज भराएगा या आर भराएगा या हैव भराएगा, इसी चारों में से कोई एक भरना है। हिज ऑनेस्टी एंड फेथफुलनेस, तो ऑनेस्टी एंड फेथफुलनेस ये क्या होगा, एडजेक्टिव हो गया। यहाँ क्या है, हिज, तो हिज ऑनेस्टी एंड फेथफुलनेस, तो यहाँ पे क्या आ जाए, हिज ऑनेस्टी एंड फेथफुलनेस, यहाँ पे क्या लगा देंगे, इज लगा देंगे। क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। ये 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। इज इसलिए लगाएंगे कि हिज ऑनेस्टी एंड फेथफुलनेस मतलब किसी एक आदमी का ईमानदारी और मतलब जो फेथफुलनेस होता है, उसका जो विश्वास करता है, तो वही तो हो गया। वो तो प्लूरल नहीं हुआ, आर तो लगेगा ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, इज। उसके बाद बात क्या है कि डू यू खाली स्थान योर फर्स्ट टीचर। ये 2021 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो डू यू, तो हम लोग जानते हैं कि डू का यूज कहाँ होता है, तो डू का यूज हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो शुरू में डू कहाँ लगता है देखना है,
तो प्रेजेंट शुरू में डू कहाँ लगता है, तो शुरू में डू वहीं लगता है, मतलब इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो इसमें तो नहीं लगा हुआ है, नोट नहीं लगा हुआ है, क्या है, डू का मतलब हो गया इंट्रोगेटिव। तो जब डू लग गया तो डू और डज होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का होता है कि डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 क्या देना है, V1 देना है। डू और डज के बाद हमेशा क्या आएगा, V1 आएगा। तो इसमें क्या रिमेंबर्ड हो गया, ये तो नहीं होगा। रिमेम्बरिंग होगा, V4 नहीं होगा। रिमेंबर और उसके बाद बिल रिमेंबर तो नहीं होगा, क्या होगा, V1 होगा। डू के बाद हमेशा क्या होता है, V1 आता है। डू के बाद हमेशा V1 आता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिमेंबर। उसके बाद है क्या, चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्या करना है, 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है कि चूज द करेक्ट। अगला प्रश्न की बात करेंगे, चूज द करेक्ट ऑप्शन। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, और जो सही रहेगा उसमें टिक करना है। तो सबसे पहला ऑप्शन की यदि बात किया जाए तो डू आई नॉट लाइक कॉफ़ी, डू आई नॉट लाइक कॉफ़ी, ठीक। इसको हटा देते हैं, आंसर यही होगा, हालांकि यही होगा आंसर। आई डू नॉट लाइक कॉफ़ी, सॉरी आई डू नॉट लाइक कॉफ़ी, यही होगा। लेकिन फिर भी तो अदर ऑप्शन को देखते हैं कि आई नो लाइक कॉफ़ी। अरे भाई यहाँ आई नो डायरेक्ट दे दिया, तो आई के साथ कोई वर्ब का यूज केवे नहीं, आई के साथ डू और डज या हैज कुछ का यूज करवे नहीं किया, हेल्पिंग वर्ब का यूज करवे नहीं किया, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। उसके बाद यहाँ आगे बात करते हैं कि आई हैड नो लाइक कॉफ़ी। जब यहाँ हैड आ गया तो यहाँ पे वर्ब में क्या होता, V3 लगता, तो यहाँ पे क्या है, V1, ये भी गलत हो गया। उसके बाद बात करते हैं कि आई विल नो लाइक कॉफ़ी, आई विल नो लाइक कॉफ़ी, ये भी नहीं होगा, नो का कैसे हो जाएगा, नोट नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, आई डू नॉट, क्या आई के साथ हमेशा डू लगता है, तो आई डू और नॉट लाइक कॉफ़ी, ये किया ऑप्शन ए नंबर सही है। उसके बाद बात करते हैं कि खाली स्थान ही ड्राइव टू वर्क, चूज द बेस्ट ऑप्शन। तो ही यहाँ पे क्या है, ही क्या है, सब्जेक्ट। ही के साथ इसी के साथ हैज आदि लगा देते हैं यहाँ पे, तो हैज लगेगा, तो यहाँ पे V3 होना चाहिए, तो हैज तो कट गया, यहाँ पे V1 है। डोंट का मतलब हो गया डू प्लस नॉट, तो डू तो नहीं लगेगा, ये भी कट गया। यहाँ भी डू नहीं लगा, ये भी कट गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, डज, और डज यहाँ लगाएंगे तो डज हो गया, ही हो गया, उसके बाद क्या हो गया, V1। मतलब डू और डज के बाद हमेशा क्या आता है, V1। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। उसके बाद बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था। एक आई खाली स्थान स्पीक पेनिस, आई खाली स्थान स्पीक पेनिस। तो 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आई सबसे पहले यहाँ पे क्या देखना है कि आई क्या है, सब्जेक्ट। तो आई के साथ हमेशा क्या लगेगा, आई डज नॉट, आई के साथ तो डज नहीं लगता, ऑप्शन ए हो गया खत्म। उसके बाद क्या हो गया, आई हैव, तो आई के साथ तो हैव लगता है, लेकिन हैव जब आएगा यहाँ पे V3 आना चाहिए, लेकिन क्या है, V1 है, तो ये भी ऑप्शन खत्म। उसके बाद क्या आ गया, आई डू नॉट, क्या हो गया, आई डू नॉट, तो यही हो गया क्या, आई के साथ हमेशा डू लगता है, डू के बाद क्या लगता है, नोट, और नोट के बाद हमेशा किस में लगता है, V1, तो हो गया आई डू नॉट। लास्ट ऑप्शन होता है हैड के बाद यहाँ V3 होना चाहिए, कोई दिक्कत, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको यदि वीडियो से थोड़ा सा भी लाभ हुआ, यदि तो लगा कि आप मतलब इंग्लिश में थोड़ा सा भी कुछ भी जाने, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पर इंग्लिश के जितना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, और इंग्लिश के जो भी बुक रहेगा हमारे बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में जो भी बोर्ड बुक चलता है उसका ऑब्जेक्टिव हम सब्जेक्टिव का सोल्यूशन करवाएंगे।